खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं किसी से डील नहीं करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, और जीना मरना मेरा पाकिस्तान के लिए। और सियासी कैदी जो उनकी जमात के उनके हक में वो बोले हैं कि उन्हें शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार किया जाता है। समी वज़ीर का उन्होंने जिक्र किया तफसील से इमरान खान साहब ने। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी हो रही है, 20 जनवरी को है, उसमें बुला लिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उनको ज़ाती हैसियत में ये दावतनामा आया है। पीटीआई कहती है नहीं जी, वो तो आप टिकट खरीद के लॉन में बैठ सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है, हमें ज़ाती हैसियत में दावतनामा है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं नहीं एक स्ट्रेटजिक नोयत के कि जहाँ पे आपके वज़ीर आज़म या किसी और अहम शख्सियत को ये दर्जा दिया जाए। ये तब देखा जाएगा जब बिलावल वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर नज़र आ जाएगा कहाँ बैठे। 800 अरब सोने के ज़खायर कहते हैं जी कि अटक से को 32 किलोमीटर दूर एक ऐसी पट्टी है जहाँ पे को 800 अरब मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। लेकिन ये हसन मुराद कहते हैं कि 127 ऐसे मकामात हैं इस 32 किलोमीटर की पट्टी पर जहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ने तस्दीक की है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज है 15 जनवरी बुध 2025 जब मैं आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम पाइन कहना मैंने छोड़ दिया। आप में से कुछ लोग उस पर एतराज़ करते हैं, तो मैंने कहा जनाब कह के आप सबको मुखातिब कर लेते हैं। लेस मनकारी मोर जानकारी, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है अजमल जामी। मेहरबानी मोहब्बत जी आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत अहम आज जानकारी जो आज व्लॉग में आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर क्या होने जा रहा है, कौन कौन में से दावत दी गई है, और फिर जनाब इमरान खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की, फवाद चौधरी भी उनसे मिले हैं। बैरिस्टर गौहर के हवाले से खबर है कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, इसकी हकीकत क्या है, मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं, वहाँ से क्या बरामद होगा, और मास्टर माइंड्स का मिलिट्री ट्रायल करना चाह रहे हैं ख्वाजा हारिस जो वकील हैं सरकार। इन मामला पे बात करने से पहले दो बड़ी अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि वैसे सहाफ़ी मालूमात आप तक मैं पहुँचाऊँ। एक तो खान साहब की बात मैंने आपसे लाजमी और तफसील से करनी है, मेरे साथ आप रहिएगा। लेकिन कुछ दिलचस्पी के मामलात भी होते हैं अक्रॉस द बॉर्डर जिनके ऊपर हमारी नज़र होती है। विराट कोहली, क्या शोहरत इन्हें अल्लाह ने दे रखी है, और क्या शानदार बल्लेबाज है, इंडिया का नंबर 1 रहा, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है। एक पंडित के यहाँ भी गया, सर झुकाया अपनी बेगम के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन लगता है किस्मत की देवी विराट कोहली से रूठ चुकी है। हुआ ये है कि विराट कोहली का एक रेस्टोरेंट है, और उसका नाम है मी एट कम्यून। एट पढ़ा जाता है, लिखा एट जाता है, मी एट कम्यून। तो ये उनके शिरकतदार हैं, यानी को पार्टनर हैं उस रेस्टोरेंट के। तो हुआ ये कि एक स्टूडेंट हैं स्नेहा, इंडियन, वो वहाँ गई रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया कि विराट कोहली का रेस्टोरेंट है तो कमाल ही कुछ शायद मिलती होगी। तो वो जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया, बदले में प्लेट में जो सट्टा नहीं होता, सट्टा मकई का भुट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके 2-4 स्लाइसेस उबले हुए वो कटे हुए थे, प्याज वगैरह और हरी मिर्च पड़ी हुई थी, और कीमत थी 525 इंडियन रुपए। हमारे यहाँ तो आप समझे फिर डबल होगी तकरीबन। उसको लेकर के सोशल मीडिया में पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वहाँ पे खासी चर्चा हो रही है, विराट कोहली के ऊपर खासी तनकीद हो रही है। वो खातून ये कहती हैं कि मैंने ऑर्डर की एक डिश जिसके ऊपर लिखा था पेरी पेरी कॉर्न हब्स, तो आगे से उसने कहा चंद स्लाइसेस भुट्टे के आए हैं, और चटनी थी, हरी प्याज से गार्निश था, और मांग की गई 525 रुपए। तो कोहली जी, आप बड़े बल्लेबाज हैं, मकबूल बल्लेबाज हैं, कुछ ढंग दी शाय भी खुआ दिया करो लोगों को। आपकी फॉर्म अच्छी नहीं जा रही, तो इसलिए हर एंगल से लोग आपको टच करेंगे और आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे। अब दूसरा मुद्दा है जो अटक में सोने के ज़खायर निकले हैं 800 अरब के, उसके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा खान साहब की गुफ्तगू मैं आपसे कर लूँ। खान साहब ने आज ये कहा है कि मैं किसी से डील नहीं करूँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, और जीना मरना मेरा पाकिस्तान के लिए। और सियासी कैदी जो उनकी जमात के उनके हक में वो बोले हैं कि उन्हें शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार किया जाता है। समी वज़ीर का उन्होंने ज़िक्र किया तफसील से इमरान खान साहब ने। और आज जो उनकी गुफ्तगू, उससे मुझे ये तासुर मिला कि अब खान साहब और पीटीआई इंटरनेशनल फोरम से रजू करना चाह रही है। खान साहब ने आज खुद अपने ट्वीट में भी कहा हुआ है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ है उस पर नोटिस लें। अब इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनके नाम एक ख़त लिखने जा रहे हैं बहुत जल्द। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता जब तक, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकते जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। अच्छा, इस सब को लेकर के मैंने देखा कि फवाद चौधरी साहब भी खान साहब से मिले, दीगर वकला भी मिले।
फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो पीटीआई का स्टेटस है ना, उसको ये समझना चाहिए कि इमरान खान और जो एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है या फड्डा है, वो ज़मानत है इस हुकूमत की मुद्दत की। यानी ये हुकूमत चलती तब है अगर इमरान खान, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट का फड्डा जारी रहे। तो फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात लिखी है कि इमरान खान साहब को इसका इदराक है। अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो एक अरसे से कह रहा हूँ कि मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए मुज़ाकरात का अगला राउंड कल होने जा रहा है, और ख़बर ये दे रहे हैं जो आपके वज़ीर क़ानून हैं कि एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए पीटीआई चाहती है सीरान की रिहाई हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पीटीआई कुछ दोस्तों से मैंने राब्ता किया, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि आप एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर से सीरान की रिहाई करें। हम चाह रहे हैं कि कोर्ट्स में केसेस को चलने दें, और जो कोर्ट्स फ़ैसले करें बग़ैर दबाव के वो हमें कबूल होंगे। यही नहीं बल्कि इस सिलसिले में जो बैरिस्टर गौहर से मनसूब खबर सामने आई कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, एक सहाफ़ी दोस्त ने ट्वीट कर रखा था, फिर जियो न्यूज़ की खातून सहाफ़ी उन्होंने सवाल पूछा बैरिस्टर गौहर से। मैंने भी बैरिस्टर गौहर से कुछ करीबी लोगों से बात की, तो मुझे मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद कर रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर ऐसी मुलाकातें हों भी तो हर्ज क्या है? किसी इंडियन चीफ से मुलाकात तो नहीं हुई ना। लेकिन फ़िलहाल दोनों तरफ से जो मुझे मालूमात मिली वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये कहानी जो मैं पहले 2-3 दिनों से आपको सुना रहा हूँ कि पस पर्दा भी राब्ताकारी होती है, ताल्लुकात बनाए जाते हैं, बातचीत की जाती है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं होता, और वो हो भी रहा होगा, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने इसकी फ़िलहाल तरदीद की है। जो जीएचक्यू के केसेस हैं उसमें अडयाला में समाअत शुरू हो चुकी है। जो ख्वाजा हारिस हैं सरकारी वकील, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब मास्टरमाइंड का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। अब इस सब को लेके जो नून लीग के हामी हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं कि शायद ये बात खान साहब तक जाएगी, जनरल फैज़ हमीद तक जाएगी। लेकिन मैं अपनी राय पे कायम हूँ कि जब तक हुकूमत या सरकारी वकील मास्टरमाइंड्स का नाम नहीं लेते, तब तक ये जी को बहलाने की कोशिशें हैं। नाम लें कौन है मास्टरमाइंड, और फिर उसके खिलाफ सबूत लेके फिर ट्रायल ओपन करें ताकि लोग देख सकें कि हो क्या रहा है। तो ये भी अभी मुझे एक प्रेशर बढ़ाने की एक टैक्टिक्स दिखाई देती है। बहरहाल ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी हो रही है, और 20 जनवरी को है, उसमें बुला लिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उनको ज़ाती हैसियत में ये दावतनामा आया है। पीटीआई कहती है नहीं जी, वो तो आप टिकट खरीद के लॉन में बैठ सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है ऐसा नहीं है, हमें ज़ाती हैसियत में दावतनामा है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो पीटीआई के चाहने वाले थे वो समझ रहे थे कि शायद पीटीआई के किसी रहनुमा को दावतनामा आएगा, जितना ताल्लुक उनका रिचर्ड ग्रैनल से या दीगर रिपब्लिकन से बना, जितनी उन्होंने सपोर्ट की। तो ये इस मामले पे गौर करना होगा पीटीआई को, क्या वजह बनी कि उनमें से किसी को ज़ाती दावतनामा क्यों नहीं है। हाँ, टिकट खरीद के जो हलफ बर्दारी में लोग बैठते हैं, वो बाहर लॉन होता है, वहाँ छोटे-छोटे टेबल हैं, बस दूर से ही आप तकरीब देख सकते हैं। लेकिन ज़ाती हैसियत में किसी ऑफिशियल को दावतनामा आता है तो ऑब्वियसली आप स्टेट गेस्ट होते हैं और आप मरकज़ी नशिस्तों पर बैठते हैं। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे हैं नहीं एक स्ट्रेटेजिक नोयत के कि जहाँ पे आपके वज़ीर-ए-आज़म या किसी और अहम शख्सियत को ये दर्जा दिया जाए। ये तब देखा जाएगा जब बिलावल वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर नज़र आ जाएगा कहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल, अब मैंने आपसे असल बात जो करनी है वो है 800 अरब सोने के ज़खायर। ये अगर हैं तो पाकिस्तान की तकदीर बदल गई। क्यों? ये साबिक वज़ीर मादनियात हैं इब्राहिम हसन मुराद। ये इंटरिम दौर में रहे हैं। ये यूएमटी के सरबराह हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है लाहौर में, नौजवान हैं। मोहसिन नकवी के साथ इन्होंने काम कर रखा है। ये कहते हैं जी कि अटक से को 32 किलोमीटर दूर एक ऐसी पट्टी है जहाँ पे को 800 अरब मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, और ये कोई 28 लाख तोला सोना बनता है। बहुत बड़ा ये सोना है अगर ऐसा है, और ये वफाकी हुकूमत ने अलबत्ता इस सिलसिले में अभी तक तस्दीक नहीं की। लेकिन ये हसन मुराद कहते हैं कि 127 ऐसे मकामात हैं इस 32 किलोमीटर की पट्टी पर, जहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ने तस्दीक की है कि ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो यहाँ शेर अली गुरचानी है पंजाब के वज़ीर कानकुनी, वो भी इसकी तस्दीक करते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो सोना निकलता है, अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कहाँ से निकलता है, तो वो जनाब अली नेवाडा अमरीकी रियासत है, चिली है, रूस है और साउथ अफ्रीका है, जहाँ से सोना निकलता है। पाकिस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन जो असल कहानी मैं आपको सुनाने लगा वो कुछ यूँ है। हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं राय शाहनवाज़, एक दफ़ा मेरे व्लॉग में भी आए थे। ये जो सोने की कहानी है ना, ये आपको समझनी है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ऐसा नहीं है कि ज़खायर निकल आए, खबर अब आई तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। इसके पीछे एक बारीक सियासी कहानी है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे दोस्त हैं राय शाहनवाज़, उन्होंने ये खबर की है उर्दू न्यूज़ के लिए, और वो खबर उन्होंने इसीलिए की कि ये जो अचानक साबिक और निगरान वज़ीर जो हैं इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि दरियाए सिंध में ये जो सोने की कहानी है, ये अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि ये दिहाइयों पुरानी है।
وہ یہ لکھتے ہیں کہ ماہرین اس بات کا سراغ آج تک نہیں لگا سکے کہ شمالی علاقہ جات کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے گزرنے والا دریائے سندھ کون سی جگہ سے گزرتا ہے کہ یہ معدنیات کے ساتھ ساتھ سونے کے ذرات بھی اپنے پانیوں کے ساتھ میدانی علاقے میں لے آتا ہے۔ تاہم وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ دریائے سندھ جب اٹک کے مقام پر دریائے کابل سے ملتا ہے تو اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اور یہ اٹک کے علاقے میں معدنیات کو ریت کے حوالے کر دیتا ہے جس میں سونے کے ذرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک محکمہ معدنیات کے افسر کو کوٹ کیا ہے جو بتا رہے ہیں کہ دریائے سندھ میں سونے کے ذرات لاکھوں برسوں سے آ رہے ہیں اور اس سونے کو اکٹھا کرنے والے پکھی واسوں کو سونے وال کہا جاتا تھا اور یہ گلگت سے پنجاب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہ 2017 میں ایک چینی کمپنی کو دریا سے ریت اٹھانے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا تو وہ ریت کے ساتھ ساتھ سونا بھی نکالنے لگی جس کے بعد حکومت نے یہ ٹھیکہ منسوخ کیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے باریک کہانی جو آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی جو وزارت داخلہ ہے اس نے پچھلے برس ستمبر میں دریائے سندھ سے سونا نکالنے پر مکمل پابندی عائد کر دی اور خلاف ورزی پر 50 لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے تھے۔ اب دریائے سندھ کے جس علاقے میں سونے کے ذرات کی نشاندہی ہوئی ہے اس میں دریا کا کافی علاقہ کے پی میں بھی آتا ہے، تاہم یہ پابندی سونے کی کھوج صرف پنجاب کے اپنے علاقوں میں رائج کی گئی۔ اب اس کے ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے محکمہ معدنیات میں، ان کا نام ہے اشفاق الرحمان، وہ بتاتے ہیں کہ یہ پابندی ہم نے اس لیے لگائی تھی کہ یہاں کئی برسوں سے سونے کی موجودگی کے معاملے پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اچھا، اب خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے موجودہ نے معدنیات کے قوانین میں ترمیم کی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ پہنچیں خبر تک کہ قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے بین الاقوامی کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کی اجازت دی ہے۔ اس سے پہلے جو قانون تھا اس کے مطابق صرف مقامی کمپنیاں جو ہیں وہ کان کنی کی ان کو اجازت حاصل تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت چپکے سے، یہ لکھ رہے ہیں رائے شاہ نواز، یہ معاملات پس پردہ کر رہی تھی، قانون سازی، بین الاقوامی کمپنی کو ٹھیکے کا معاملہ۔ تو اس سے پہلے سابق صوبائی نگران وزیر نے اس رپورٹ کے مدرجات کے سونا پایا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹ کر دی۔ جس جیولوجیکل سروے کا ذکر ابراہیم حسن مراد کر رہے ہیں وہ بھی سابق نگران حکومت کے دور میں ہوا تھا، ابھی تازہ کا وہ سروے نہیں ہے۔ ان کی پوسٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کہیں سے اچانک سونا نکل آیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہانی ٹھیکے سے، کمپنی سے، قوانین میں تبدیلی سے جڑی ہوئی ہے اور ظاہری بات ہے جب ابراہیم حسن مراد اس پہ ٹویٹ کریں گے تو ان کا تعلق محسن نقوی صاحب سے بھی ہے، تو معاملہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر تو یہ ٹھیکے دینے ہیں، سونا وہاں سے نکالنا ہے، تو پھر کوئی پنجاب گورنمنٹ اکیلی نہ ہو، باقی جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ سادہ لفظوں میں صرف آپ کو یہی کہانی سنا سکتا ہوں۔ یہ رائے شاہ نواز صاحب کی سٹوری جو اردو نیوز پہ چھپی ہوئی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، جو انہوں نے متعلقہ لوگوں سے بات کی ہے۔ سونا نکلا ہے میرے دیس میں تو کمال ہی ہو جائے، لیکن اس کے پیچھے بھی محرکات یہ ہیں کہ نکل بھی ہے تو آپ کے پاس وہ آلات، وہ مشینری، وہ سیٹ اپ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو انٹرنیشنل کمپنی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور اس کی مد میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ یہاں جانے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ، اس میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ڈیڈ لاک آ جائے گا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بات آگے بڑھے گی، بات آگے بڑھنی ہے، یہ مجبوری ہے حکومت کی بھی اور یہ مجبوری ہے سیاسی جماعتوں کی بھی۔ ہاں، جو آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی شہباز گل کے حوالے سے کہ وہ شاید وہاں ہیئرنگ کروا رہے ہیں برطانیہ میں ان کی پارلیمان میں، یہ 15 جنوری نہیں آج کے دن ہی ہونی ہے برٹش پارلیمان میں۔ 26 نومبر کے واقعات کے اوپر بریفنگ ہے۔ یہ کمیٹی روم ہے جسے ہائر کیا گیا، 50 سے 60 لوگ وہاں آ سکتے ہیں اور یہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورم ہے جس کے انتظام یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ہر جگہ پہنچیں گے، جیسے پی ٹی اے کہہ بھی رہی ہے خود سے کہ ہم انسانی حقوق اور تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارم تک پہنچیں گے، لیکن خبر یہ ہے کہ یہ آپ کوئی بھی بندہ جس کی دسترس ہو کسی ممبر آف پارلیمان یو کے ساتھ، تو آپ اس کی توسط سے کرائے پہ لے کے کمرہ پارلیمنٹینئرز بلا کے تو اپنا کیس وہاں رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری برٹش پارلیمان کے سامنے بریفنگ ہے، اگر وہاں ہوتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ یہ ایک کمیٹی روم میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔